तो बच्चों, इससे पहले हमने 3 चैप्टर पढ़े। तीनों चैप्टर जो है हमारे वो 2 यूनिट से थे। आज हम तीसरी यूनिट शुरू कर रहे हैं। टोटल 4 यूनिट्स दी गई हैं हमारी बुक में। तो जो पहली यूनिट थी, यूनिट फर्स्ट हमारी, उसमें 2 चैप्टर थे। एक का नाम था समय की शुरुआत। समय की शुरुआत से, यानी जब समय की शुरुआत हुई, जब सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, जब ह्यूमन बीइंग, जब मानव धरती पर आया, तब से लेकर के और आधुनिकता के क्रम में पहुंचने तक का जो सिलसिला था, इनका जो यात्रा थी, वहां तक पढ़ना था। लेकिन ड्यू टू कोरोना वायरस आपको डिस्काउंट मिला और ये आपका चैप्टर खत्म हो गया पढ़ने से पहले। तो हमने सीधे शुरुआत की लेखन कला व शहरी जीवन। भाई, जब मानव विकास की व्यवस्था में आगे बढ़ा, कुछ डेवलपमेंट उसने अचीव किए, तो उसने क्या किया, परमानेंट रेजिडेंस बनाया, स्थायी निवास बनाया और लेखन कला का विकास किया, धीरे धीरे व्यापार और फिर शहरीकृत जीवन जीने लगा। तो हम यहीं से शुरू करते हैं, अपना सिलेबस हमने शुरू किया, इसको आपने पढ़ा। ये हमारी हो गई फर्स्ट यूनिट कंप्लीट। ओके, इसके बाद हमारी जो सेकेंड यूनिट आई, यूनिट सेकेंड में आपने देखा 3 चैप्टर थे। पहला था जो आप पढ़ चुके हैं, 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य। वो कौन सा साम्राज्य था? वो था रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य ये 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, अफ्रीका, एशिया और यूरोप में। इसको आपने पूरा पढ़ा। इसी यूनिट का एक अगला चैप्टर जो था, जो टोटल ओवरऑल अगर देखा जाए तो पूरी बुक के हिसाब से चौथा, और आपके पाठ्यक्रम में जो इस बार चेंजेस हुए हैं उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो तीसरा। इसका नाम था इस्लाम का उदय और विस्तार। इस्लाम का उदय और विस्तार, यानी राइज ऑफ इस्लाम, जो इस्लामिक जो रिलीजियस है, जो रिलीजन है, इस्लामिक जो धर्म है, इसका कैसे उदय हुआ और इसका विस्तार कैसे हुआ। क्योंकि आज वर्तमान में अगर देखें तो प्रत्येक देश में कुछ न कुछ संख्या इस्लाम धर्म को मानने वालों की उपलब्ध है, हर देश में उपलब्ध है। तो ये कैसे इनका विकास हुआ, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई और फिर वो डेवलपमेंट कैसे बढ़ता गया, और ये कैसे संपूर्ण विश्व में इस धर्म को प्रचारित करने वाले लोग गए, किन माध्यमों से वहां के लोगों को इस धर्म के लिए प्रेरित किया, तैयार किया या मनवाया, जो भी चीजें रही हैं वो सारी चीजें हमने इसमें देखी। अब जस्ट इसके बाद जो चैप्टर आपका आना चाहिए था वो था यायावर साम्राज्य। कक्षा 9 की क्लास जो बुक थी आपकी, उसमें आपने यायावर साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। होता क्या था, इनका काम होता था घूमना टहलना, घूमते हुए अपने आवश्यकता की वस्तुओं को प्राप्त करना, खाना पीना और फिर आगे बढ़ जाना, पशुपालन करना, ये सारा इनका काम होता था। ये यायावर साम्राज्य हमको यहाँ पर विस्तार पूर्वक पढ़ना था, लेकिन ये भी आपके सिलेबस में हटा दिया गया। ठीक, ये हटा दिया गया, तो चलिए इसको डिसाइड करते हैं। अब हम सीधे सीधे फर्स्ट और सेकेंड यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। अभी आपने जिससे पहले चैप्टर पढ़ा, फर्स्ट और सेकेंड यूनिट दोनों आपकी कंप्लीट हो गई, जिसमें आपको एक ये और एक ये 3 चैप्टर आपने पढ़े और आपकी 2 यूनिट कंप्लीट। अब आप आ गए हैं थर्ड यूनिट पे। यूनिट थर्ड यूनिट में आपकी जो चैप्टर है वो है 3 वर्ग। 3 वर्ग के बाद अगला चैप्टर है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। और उसके बाद जो आपका थर्ड चैप्टर होगा इस थर्ड यूनिट का, वो होगा सांस्कृतिक टकराव या संस्कृतियों का टकराव। टकराव का मतलब, जैसे इस्लामिक कल्चर का कोई व्यक्ति अगर एशिया की तरफ बढ़ा या भारत की तरफ आया, तो यहाँ का जो कल्चर था क्या होगा, उनमें दोनों में टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी। भाई वो उसके लिए सर्वोपरि है और ये इनके लिए सर्वोपरि है, तो क्या है,
सीधे सीधे संस्कृतियों का टकराव हो रहा है, सभ्यताओं का आपस में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। यही चीज हमें यहाँ देखनी थी, लेकिन इस चैप्टर को भी आपके सिलेबस से इस बार हटा दिया गया। अब आपको थर्ड यूनिट कंप्लीट करने के लिए केवल 2 चैप्टर पढ़ने हैं, एक ये टीम वर्क और दूसरा संस्कृतियों बदलती हुई सांस्कृतिक परंपरा है। ठीक, अब जैसे देखा मैंने यहाँ पर आपने देखा, हमने देखा कि इस्लाम का उदय और विस्तार हुआ। ये इस्लाम एक तरह से अलग की व्यवस्था थी, अलग सी क्रांतिकारी व्यवस्था थी, जिसका रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, आचार विचार सब एक तरह से बिल्कुल नया सा था। तो ये जहां पर भी जाएंगे तो क्या होगा कि जिसके संपर्क में आएंगे उसको प्रभावित करेंगे और कुछ उससे प्रभावित होंगे। यही इसका रिजल्ट यहाँ निकल के आता है कि सांस्कृतिक जो प्रक्रियाएं थी, जो व्यवस्थाएं थी, उनमें चेंजेस आए, काफी कुछ इन्फ्लुएंस इनका और उनका एक दूसरे पर हुआ। लेकिन हमें पढ़ना क्या है, पहले हमें 3 वर्गों के बारे में पढ़ना है। तो जो यायावर साम्राज्य था, इसमें छोटा सा जान लेते हैं कि जो 9वीं शताब्दी रही है, 9वीं से 16वीं शताब्दी, इसके मध्य का जो कालखंड रहा है, इसमें यायावर साम्राज्य के बारे में हमको देखना था, जिसमें मंगोलों का अभियान होता है, भारत में मौर्य वंश, मिस्र में जो मिस्रियन सभ्यता थी उसका जो है उद्भव और विकास बड़े स्तर पर, ये सारी चीजें थी। तो वहां को ये समझना था कि कैसे यायावर कृत समाज, जो यायावरी कृत है, जो घुमंतु है, वो कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, अटैक्स करता है, धन संपदा को लूटता है और अपना जीवन निर्वाह कैसे करता है, ये सारी चीजें समझनी थी। लेकिन अब इसे हम लोगों को नहीं पढ़ना है, कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेना है दिमाग में। यायावर का मतलब घुमंतु समाज वाले लोग। अब हम आगे सीधे सीधे अपने इस चैप्टर पे 3 वर्ग, तो आइए देखते हैं कि ये 3 वर्ग की जो कहानी है इसमें क्या है। 3 वर्ग, तो बच्चों हमने इससे पहले देखा इस्लाम का उदय, उससे भी पहले रोमन साम्राज्य को पढ़ा। रोमन साम्राज्य को जब हम पढ़ते हैं, इस्लाम का उदय जब पढ़ते हैं, तो देखते हैं कि एकीकृत व्यवस्था जो बड़े बड़े भूभागों पर कब्जा कर रही है, एक शासक जो विस्तार करता ही चला जा रहा है, अनंत क्षेत्रों में अपने साम्राज्य का विस्तार कर ले रहा है। क्यों? क्योंकि कोई भी बड़ी शक्ति उसका सामना करने के लिए उपस्थित नहीं होती है। ऐसे में जब रोमन साम्राज्य का पतन हुआ, रोमन साम्राज्य जब अपने जो है पतन के काल से गुजर रहा था, उस समय सामंतवादी व्यवस्था आती है। सामंतवादी व्यवस्था इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे, 3 वर्ग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। इनसे जुड़ी जो भी जो परिवर्तन हुए हैं, इनके आगमन से या इनके कार्य व्यवहार से जो भी चेंजेस आए हैं सोसाइटी में या महाद्वीपीय स्तर पर, उन सबको हम इसी में पढ़ने वाले हैं। 3 वर्ग का जो सीधा सीधा मतलब है उतना आप समझ लीजिए कि इसमें हमें 3 श्रेणियों के बारे में पढ़ना है। 3 श्रेणी कौन? पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग और कृषक। हमें 3 लोगों के बारे में पढ़ना है और कैसे समय के साथ इन तीनों में आपसी संबंधों में परिवर्तन आया, कौन किस पर अधिकार करता चला गया और किसका शोषण बढ़ता चला गया, किसका शोषण हुआ और किसने शोषण किया, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। और फिर इसी के साथ जब हम इस चैप्टर के लास्ट में पहुंचेंगे तो एक चौथा वर्ग जो उदित होता है, नया वर्ग, जिसे हम कहते हैं नगर निवासी, नगरवासी। क्योंकि पहले जो व्यवस्था थी वो ग्रामीण थी, फिर धीरे धीरे जो चेंजेस आते गए, नगरों का विकास होता गया। इसी में हम कैथेड्रल नगर को भी पढ़ेंगे कि कैसे कैथेड्रल नगर का जो है बसावट उसकी कैसे हुई, कैसे उसका विकास हुआ और कैसे एक तरह से अलग का समुदाय ही उत्पन्न हो गया, जो नगरीय समुदाय है, जिसका कृषि से लेना देना नहीं है, राजकीय कार्यों में मदद करता है, लेखकों की तरह कार्य करता है और अन्य पेशेवर कार्यों में लग जाता है, न कि कृषि कार्य की तरफ जाता है। तो ऐसे में हम देखेंगे कि धीरे से एक इन्हीं तीनों के बीच से एक ऐसा समूह बनता है, ऐसा समूह निकलता है जो न कृषि में जाता है, ना सामंत बन पाता है और ना पादरी बनता है,
वो एक अलग का नगरवासी बन जाता है, नगर समूहों में रहने वाला व्यक्ति बन जाता है और वो विभिन्न पेशों के माध्यम से, विभिन्न व्यवसायों के माध्यम से समाज की उन्नति में और समाज के संबंधों को परिवर्तित करने में अपनी भूमिका निभाता है। ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। तो कुल मिला के इतना समझना है कि ये 3 वर्ग हैं, 3 वर्ग का मतलब है पादरी, अभिजात और कृषक। इन तीनों वर्ग की स्थिति हम मध्य पश्चिमी यूरोप का जो क्षेत्र है, ये अगर मान लीजिए ये यूरोप है आपका, ठीक है, तो इसका अगर मध्य पश्चिमी क्षेत्र देखा जाए तो ये, और यूरोप की स्थिति में अगर देखा जाए तो ये क्षेत्र जो होगा वो फ्रांस का और इंग्लैंड का, इटली का, इन सब का क्षेत्र होता है, ये लास्ट वाला। तो अगर हम लोग जो इसको जो पढ़ेंगे वो कहाँ से पढ़ेंगे, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली या जर्मनी का जो क्षेत्र है, इन सभी से जुड़े हुए क्षेत्रों के आसपास की घटनाओं के माध्यम से, वहां पर रहने वाले लोगों के जीवन के माध्यम से, वहां पर शासन करने वाले शासकों के कार्य व्यवहार और पादरी वर्ग जो है क्रिश्चियनिटी को मानने वाला, ईसाइयत को मानने वाला, उसके कार्य व्यवहार के माध्यम से क्या क्या चीजें इसमें हुई, किसने किसका शोषण किया, किसने किसके ऊपर कानून व्यवस्था आरोपित की, कौन किसकी मदद करता था, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम 9वीं से 16वीं सदी के मध्य यूरोप में, 9वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के मध्य यूरोप में होने वाले, यूरोप में जो होने वाले सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक परिवर्तनों के बारे में समझेंगे। ठीक, कि जो 9वीं से 16वीं शताब्दी का कालखंड रहा है, इस कालखंड के अंतर्गत यूरोप में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में कौन कौन से परिवर्तन हुए, क्या क्या चेंजेस आए, इसको हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। और इन चीजों को समझने के लिए हमें अध्ययन करना पड़ेगा सामंती व्यवस्था का, कृषकों की स्थिति का, पादरियों के उच्च स्थान का, कि पादरियों का क्या स्थान था समाज में, क्या उनकी वैल्यू थी, इन सारी चीजों को हम लोगों को पढ़ना है। तो रोमन साम्राज्य के, मैंने पहले ही बताया कि रोमन साम्राज्य के पतन, रोमन साम्राज्य का पतन आरंभ हुआ रोमन साम्राज्य के पतन के आरंभ होते ही जर्मन मूल के शासकों ने, जो जर्मनी था, जर्मन मूल के जो शासक थे, उन शासकों ने फ्रांस, स्पेन और इटली पर अधिकार कर लिया। होता क्या है कि जो रोम है, रोमन साम्राज्य जो है, वो सबको अपने हाथ साथ में बांध के रखा हुआ है, जो जोड़ के रखा हुआ है। जब उसकी स्थिति निम्नतर हुई, कमजोर हुई, इसकी शक्ति क्षीण हुई, तो ऐसे समय में जो उसके क्षेत्रीय थे शासक, जो छोटे छोटे रजवाड़े थे, उन्होंने क्या किया कि रोमन साम्राज्य का सुदूरवर्ती, केंद्र से सुदूर, जो केंद्र से काफी दूरी पर स्थित व्यवस्था थी, उस पर उन्होंने कब्जा करना आरंभ कर दिया। यानी कि रोमन साम्राज्य जैसे जैसे पतन की ओर बढ़ता गया, वैसे वैसे उसके क्षेत्रों पर उसके आसपास के शासकों ने कब्जा किया। रोमन साम्राज्य में यही हुआ कि रोमन साम्राज्य के पतन के साथ ही जर्मन मूल के राजाओं ने, जो पहले रोमन का हिस्सा हुआ करता था, इटली, फ्रांस, स्पेन, इन सब पर अपना अधिकार जमा लिया। ठीक, इस अध्याय का केंद्र बिंदु मैंने पहले ही बताया, इसका जो केंद्र बिंदु है वो है 3 वर्ग। 3 वर्ग कौन कौन से? पादरी, अभिजात और कृषक। लास्ट में चौथा वर्ग आ जाएगा, उसको हम लोग बाद में देख लेंगे उसके साथ में। अब हमें देखना क्या है कि इन तीनों के मध्य किस प्रकार संबंधों में परिवर्तन आए। ये जो तीनों वर्ग हैं, इनके जो संबंध थे
कैसे डेवलप हुए और कैसे समय के साथ इन तीनों के संबंधों में परिवर्तन आते गए, ये सारा हमको इसमें समझना है। अब आइए एक बार हम देख लेते हैं कि ओवरऑल चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। यानी हम अब चैप्टर का परिचय पत्र पढ़ने जा रहे हैं, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि इस ओवरऑल चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना होगा। तो इसकी जो शुरुआत होती है सामंतवाद से। सामंतवाद यानी फ्यूडलिज्म, फ्यूड जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है जमीन का टुकड़ा, भूमि का टुकड़ा। रोमन साम्राज्य के पतन और इस्लाम के उदय, इन दोनों घटनाओं के मध्य जो यायावर साम्राज्य बढ़ता है, यायावरों का क्षेत्र अपना जो बढ़ता है, इन परिस्थितियों में भूमि पर जिसका अधिकार होता है वही सबसे शक्तिशाली माना जाता है। यानी ज्यादा से ज्यादा भूभाग को अपने कब्जे में रखने वाला व्यक्ति सबसे शक्तिशाली कहलाता है या शक्तिशाली होता है। जाहिर सी बात है भाई, और कोई साधन नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, कंपनी नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई रेलवे कुछ नहीं है, तो ऐसे में जब कृषि ही आय का सबसे बड़ा स्रोत है तो ऐसे में भूमि रखने वाला ही सबसे बड़ा या सबसे प्रभावशाली माना जाएगा। सिंपल सी बात है, इसमें छोटा सा लॉजिक है। तो सामंतवाद सबसे पहले आता है। सामंतवाद के अंतर्गत एक व्यक्ति होता है जिसके पास अधिकांश भूमि होती है, जो वास्तविक मालिक होता है उसका, और कृषकों को देता है। कृषक उस पर कृषि करते हैं, उसकी मदद करते हैं कृषि कार्यों में, उसके खेतों में मदद करते हैं और उत्पादन का अंश उसको देते हैं। और फिर वो एक पादरी है, पादरी से जुड़ा हुआ है, इंटरकनेक्ट है, एक चेन बनी हुई है। पादरी को वो चढ़ावे में देते हैं, जैसे ये कृषक हो गया, ये पादरी हो गया और ये सामंत हो गया। सामंत ने कृषि को इनको भूमि दी, खेती करने के लिए उन्होंने उत्पादन किया, तो इनको दिया और इनको दिया, बचा तो अपने पास रखा। एक चेन बनी हुई है इसकी, ये ठीक। इसके बदले में ये आशीर्वाद देते हैं और ये सैनिक की सुरक्षा प्रदान करते हैं। हम चैप्टर पे आ रहे थे, हमको चैप्टर में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं जो जरूरी है उसको जानना, पढ़ लीजिए। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सामंतवाद। सामंतवाद का परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूडलिज्म। जो इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूडलिज्म है उसमें हम इस चीज का जो है, इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे कि सामंती व्यवस्था, जो फ्यूडलिज्म की जो सिस्टम जो आया वो क्यों आया, उसकी नीड क्या थी और उसका जो इम्पैक्ट हुआ सोसाइटी पर, जो रूरल एरिया था, जो एग्रीकल्चर फील्ड था या जो भी था रिलीजियस फील्ड था, उन सब पर कैसे इसका जो इम्पैक्ट पड़ा, क्या प्रभाव इसका पड़ा, ये हमें यहाँ पे समझना है और जानना है, इसका परिचय। फिर उसके बाद हम इस व्यवस्था को देखेंगे कि फ्रांस और इंग्लैंड कैसे बने, कैसे इससे प्रभावित हुए। फिर हम आएंगे कहाँ, फ्रांस और इंग्लैंड। आप लोग घर बैठे फ्रांस ले चलेंगे, फिर इंग्लैंड ले चलेंगे। फ्रांस पहले इसका नाम था गॉल, एक जनजाति हुआ करती थी, फ्रैंक, उसने अपना नाम जोड़कर इसके साथ इसको फ्रांस बना दिया बाद में। ये गाल जो क्षेत्र है कहीं मिल जाए, ठीक है, ऐसे आपको गाल क्षेत्र लिखा मिल जाए तो समझ जाइए फ्रांस का पुराना नाम है। फिर उसके बाद हम यहां से आगे बढ़ेंगे तो आएंगे 3 वर्ग, ठीक, 3 वर्ग। 3 वर्ग में हम सबसे पहले ना पादरी को पढ़ेंगे और ना कृषक को पढ़ेंगे। पहले हम सेकंड क्लास जो है यानी द्वितीय वर्ग जो था इसमें तीनों में अभिजात थे, तो सबसे पहले उसे पढ़ेंगे, अभिजात वर्ग। देखिए जो अभिजात वर्ग की बात की जा रही है यही सामंत है, कंफ्यूज नहीं होना कि सामंतवाद में सामंत कोई दूसरा आ गया था। जो अभिजात वर्ग है वही सामंत है, अभिजात वर्ग। फिर इसी के साथ एक कहानी जुड़ी है, मेनर की जागीर। एक जागीर प्रथा थी, उसमें मेनर का जो क्षेत्र था वहां रहने वाला लॉर्ड था, जो यहाँ होता था, इसको लॉर्ड कहा जाता था, अभिजात वर्गीय लोगों को लॉर्ड कहा जाता था। और वो लॉर्ड क्या होता था कि उसके अंदर जब जागीर होती थी, कृषि क्षेत्र होता था, उस पर उसका कब्जा होता था और वो अपने हिसाब से लोगों को देता था, उसके बदले में धन लेता था। तो मेनर की जागीर की एक घटना होगी जिसके माध्यम से हम ये समझेंगे कि अभिजात वर्ग कैसे लोगों को जमीन देता था और कैसे उनसे लगान वसूलता था, ये यहाँ घटना के माध्यम से समझेंगे। फिर नाइट, नाइट मतलब होता था सैनिक, ठीक, इनके साथ सैनिक योद्धा होते थे इनके पास, और इनका ये कैसे उपयोग करते थे या इन्होंने यहाँ पर कैसे उपयोग किया, इसको समझ के इसको देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि
अभिजात वर्ग का पूरा सिस्टम क्या था, कैसे लोगों के साथ वो बर्ताव करते थे, ये ध्यान से समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद हम आएंगे प्रथम वर्ग की तरफ। प्रथम वर्ग यानी कि आप लोग समझ रहे होंगे, पादरी महोदय की बात हो रही है, धर्म का मामला है, इनमें कोई हस्तक्षेप जल्दी बर्दाश्त करता नहीं, चाहे जिस धर्म की बात हो। धर्माधिकारी जो होते हैं, धर्मगुरु जो होते हैं, मोस्टली उनकी बातों को सीधे सीधे सिरे से मान लिया जाता है। धर्म में नौटंकी करना पाप माना जाता है, अक्सर मानव नेचर है, ह्यूमन नेचर है। तो ये पादरी वर्ग यहाँ पर आता है, और पादरी वर्ग के साथ साथ इनमें भी कैटेगरीज थी। एक भिक्षु होता है जिसे सिर्फ अपने खाने के लिए मिल जाए और वो देशाटन का रहता है, यात्राएं करता है, जंगल गुफाओं में रहता है। एक ग्लैमर वाली लाइफ जीता है, बड़े से महल में रहना, शराब के प्याले सोने के रखना, और ईश्वर के नाम पर करोड़ों का चढ़ावा रखना, ये सारी चीजें होती। तो इसमें भी हम लोग क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि जो प्रथम वर्ग था उसमें पादरी और भिक्षु ये दोनों कैसे अलग अलग थे। फिर चर्च और समाज के बीच संबंध क्या था, चर्च और समाज, ठीक, चर्च और समाज होता है, जैसे मंदिर और समाज जो होता है इसके बीच में क्या संबंध है, अगर समझना हो तो यही होगा कि लोग सामान्यतः मंदिरों में जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, भीख मांगते हैं, सॉरी भीख नहीं मतलब भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हैं और चले आते हैं, ये सारी चीजें होती है। तो ऐसे ही चर्च और समाज के मध्य जो संबंध था, इंटरकनेक्शन था, वो कैसे था, किस लेवल का था, ये कितना इन पर विश्वास करते थे या इनके साथ कितना ये जो है उदारतापूर्ण व्यवहार करते थे, ये सारी चीजें होती हैं, तो हम इसको समझेंगे। फिर आएंगे हम अपने थर्ड स्टेज या थर्ड जो स्टेटस था, ये तीसरा वर्ग जो था उस पर आएंगे। अब आएगा हमारा तीसरा वर्ग, और तीसरा वर्ग आप जानते ही हैं क्या है, तीसरा वर्ग है किसान, और किसान की दशा तब भी, बीच में भी और आज भी समान है, उसमें कोई द्वंद नहीं है। सिर्फ सिंपल सा इतना समझना है, जैसे ही कुछ मुद्दे होते हैं हमारे पास, जैसे महिला सशक्तिकरण की बात आती है तो कुछ लाइनें हमारे पास हैं, महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, दीन थी, एक्सेट्रा। फिर ऐसे किसानों की जब बात आती है तो उसमें भी यही कहा जाता है किसानों का हमेशा शोषण हो रहा है, उनको उपज का मुआवजा नहीं मिलता है पर्याप्त, ये सारी चीजें, और रियलिटी है भी, ऐसा भी नहीं है कि कृषक आज के डेट पे धनवान होता जा रहा है, ऐसा भी नहीं। वो सिर्फ अपना खा पी सकता है या फिर भोजन भर का प्राप्त कर सकता है या अगली फसल हो सकता है खेती में, इससे ज्यादा कृषि क्षेत्रों में डेवलपमेंट अभी तक नहीं हो पाया है। तो तीसरा वर्ग जो हमारा है वो है कृषक। ये कृषक जो है इसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। किसान दो तरह के होते थे, स्वतंत्र होते थे और बंधक होते थे, स्वतंत्र और बंधक, ठीक। बंधक कृषक और स्वतंत्र। जैसे बंधक क्या हुआ, मान लीजिए लाड है, लाड के अधिकार में है, भैया हमारे यहाँ खेती करोगे, हमारे यहाँ का सारा काम करोगे, उसके बदले में तुमको इतना मिलेगा, इतनी जमीन, उससे आप अपना खेती कर लेना, ये बंधक हो गए। स्वतंत्र क्या होते थे कि इन्होंने अपना एक निश्चित रकम निश्चित कर दी कि हम इतना देंगे सर आपको, आप हमें अपनी कृषि योग्य भूमि दे दीजिए, बस सारी चीजें हो गई। तो ये स्वतंत्र और बंधक दो तरह के कृषक होते थे, इनको हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब हम तीनों वर्गों से परिचित हो चुके हैं। अब हमने क्या देखा है कि तीनों वर्गों से इतना पढ़ने के बाद हम परिचित हो जाएंगे, तीनों वर्ग हमारे जान पहचान के हो जाएंगे, मित्र हो जाएंगे। तो अब हम और गहराई में जानने का प्रयास करें। तो पहले क्या होता है, अगर हमें किसी के बारे में जानना है तो पहले परिचय तो थोड़ा बहुत होना चाहिए, मित्रता तो थोड़ी बननी चाहिए। डायरेक्ट उसकी कहानी पे लग जाए तो भाग जाएगा, यही सारी चीजें थी। तो ये हमने क्या देखा कि पहले तीनों वर्ग का परिचय देख लिया है, सामंतवाद को देखा। फिर इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो इस चैप्टर में पढ़ना शुरू करेंगे सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक। सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक। कारक का मतलब आप समझते हैं, तत्व, ठीक। जो मेटल्स, जो तत्व है, जो धातु है, या ये कह लीजिए कि जो विषय वस्तु है, संबंधों को, सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने वाले जो कारक है या तत्व है कौन से हैं, इनको समझेंगे। किसके मध्य? इन तीनों वर्गों के मध्य। जो सामाजिक संबंध है, जो आर्थिक संबंध है, इनको कौन से कारक प्रभावित करें। जैसे अब कर का भार अधिक हो जाए कृषक के ऊपर,
तो क्या होगा, संबंध अच्छे रहेंगे? नहीं रहेंगे, संबंध खराब हो जाएंगे। अभी या तो के खिलाफ गुस्सा होगा तो क्या है, संबंध खटास में हो गए। तो इसको प्रभावित किसने किया? कर की वृद्धि ने। यानी तो ये क्या था, आर्थिक कारण था संबंधों को प्रभावित करने वाला। तो ऐसे ही हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे। फिर इसके बाद इसमें कुछ और तत्व है, जैसे पर्यावरण। पर्यावरण संतुलन भी आवश्यक है। कृषि क्षेत्रों में पर्यावरण का बहुत बड़ा महत्व है, एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल है। तो इसको हम समझेंगे कैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस आए और कैसे उनका जो इम्पैक्ट था वो एग्रीकल्चर फील्ड पर पड़ा, और कैसे लोग टैक्सेशन में जो है अपने आप को फिट नहीं कर पाए, अपने आप को जो है उसके लायक नहीं बना पाए, या उनको टैक्स नहीं पे कर पाए टाइम टू टाइम। तो ये सारी चीजें। फिर भूमि का उपयोग, अगला जिसका आएगा वो होगा भूमि का उपयोग। ये हमारा इसी प्रभावित करने वाले कारकों का एक भाग है, ये दूसरा ये। और तीसरा इसके बाद आता है जो है नई कृषि प्रौद्योगिकी। नई कृषि प्रौद्योगिकी, आपने इससे पहले देखा होगा कि स्प्रिंग जेनी मशीनें आई थी या थ्रेशर आया था, तो क्या हुआ था, लोगों ने उस पर हमला कर दिया था, तोड़ दिया था कि हमारी जो काबिलियत है उस पर प्रश्न लग रहा है, हम जो कार्य कर रहे हैं वो हम नहीं कर पाएंगे, ये मशीनें काम घंटे भर में निपटा देंगी, हम 10-10 दिन रोजगार पाते हैं वो नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें। तो टेक्नोलॉजी का जो है इम्पैक्ट है, टेक्नोलॉजी का जो प्रभाव है, उन सब चीजों को देखेंगे। और इन्होंने भाई अगर टेक्नोलॉजी आ रही है तो क्या होगा, अधिक से अधिक उत्पादन हो सकता है, अधिक उत्पादन में अधिक से अधिक लाभ हो सकता है। ऐसी स्थिति में कृषक अपने लाड को ज्यादा से ज्यादा टैक्स दे सकता है, तो क्या होगा, संबंध अच्छे होंगे। तो संबंधों को प्रभावित करने का मतलब सिर्फ एक ही नहीं होता है कि संबंध खराब होने, संबंध बेहतर होने, प्रगाढ़ होने का भी इसका एक मतलब निकलता है। तो ये सारी चीजें हो गई। फिर इसके बाद मैंने पहले बताया था चौथा वर्ग एक उदित होता है। चौथा वर्ग यानी जो फोर्थ क्लास है, फोर्थ क्लास का मतलब चपरासी से नहीं है, फोर्थ क्लास का मतलब वहां की व्यवस्था से जो चौथा वर्ग उदित हुआ। इसके अंतर्गत नए नगर और नगरवासी आते हैं। मैंने पहले बताया कि नए नगरों को बसना शुरू हो जाता है, और नगरवासी वहां के जो निवासी है जिनका काम व्यवसाय जो है वो अलग है, कृषि नहीं है, वो दूसरे पेशों में काम कर रहे हैं, और जिन वस्तुओं की आवश्यकता बन चुकी है लोगों में, प्रतिदिन उनकी आवश्यकता होती है, उनका उत्पादन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरह से नगरीय व्यवस्था और व्यापारिक व्यवस्था उदित होती है, और यही हमारा चौथा वर्ग कहलाता है। इस चौथे वर्ग को हम समझने के लिए एक नगर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है कैथीड्रल नगर। तो हम देखेंगे कैसे कैथीड्रल नगर बसा और वहां के लोगों ने कैसे अपने कार्यों के माध्यम से अपनी स्थिति को मजबूत किया और एक अलग तरह का समीकरण तैयार कर दिया समाज। फिर इसके बाद आएगा 14वीं शताब्दी का संकट। 14वीं शताब्दी का संकट, इसमें जो भी 14वीं सेंचुरी में प्रॉब्लम्स आई सोसाइटी में, इसको मैनेज करने में या इस सिस्टम को चलाने में, जैसे सामंतों का निरंकुश हो जाना, कर का दायरा बढ़ा देना, पादरियों के द्वारा, भाई आपने पढ़ा 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, उसके पीछे पादरी भी कहीं ना कहीं उत्तरदायी थे। आपने देखा क्षमा पत्रों को दे देते थे, हत्या करके आओ पैसा है क्षमा पत्र खरीद लो बच गए। तो ये सारी चीजें जो थी उस सिस्टम में गड़बड़ियां आई। 14वीं शताब्दी में ही पुनर्जागरण काल माना जाता है यूरोप महाद्वीप में, जो रीअवेकनिंग का एज है या रिफॉर्मेशन का जो भी एज है। तो इसमें 14वीं शताब्दी में संकट उत्पन्न होता है, और इस संकट में पुनर्जागरण में हम देखते हैं कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट इन दो धर्मों में बढ़ जाता है, ईसाइयत जो है वो बढ़ जाती है, क्रिश्चियनिटी बढ़ जाती है। तो 14वीं शताब्दी का संकट देखेंगे। और इसके बाद सामाजिक असंतोष के बाद आता है सामाजिक असंतोष। सामाजिक असंतोष को समझना है। और फिर इसके बाद लास्ट मूवमेंट में जो हमारा अंतिम टॉपिक इसका आएगा वो होगा राजनीतिक परिवर्तन। राजनीतिक परिवर्तन, और इसी के साथ ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। बच्चों प्रयास ये रहेगा कि ये जो चैप्टर है आपका 6 से 7 वीडियोस में कवर हो जाए, और इससे थोड़ा सा ज्यादा जाता है तो फिर हम लोग थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे, समझ लेंगे। आप लोग प्रयास ये किया करिए कि जो भी चीजें हैं विद इन क्लास टाइम अगर समझ में नहीं आती हैं
तो आप चैनल के माध्यम से सारी वीडियोस अपलोड रहती हैं, कभी भी कहीं से भी कोई भी वीडियो उठाकर आप समझ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। और इस बार जो आप 11th का सिलेबस है मैं उसी के अकॉर्डिंग वीडियोस बना रहा हूँ। आप पहला चैप्टर पढ़ेंगे, सारी वीडियोस प्लेलिस्ट मिल जाएगी, दूसरा पढ़ेंगे वो मिल जाएगा, तीसरा वो मिल जाएगा, ऐसे चौथे का भी मैं बना रहा हूँ, शुरू किया है मैंने, एक एक करके सारे चैप्टर टॉपिक में बना दूंगा, फिर आप लोग समझते रहिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और जो भी साधन आपके पास है उनका भरपूर प्रयोग करके अध्ययन करने का प्रयास कीजिए। बस मेरी आप लोगों से यही अपेक्षा है, मेरा यही प्रयास है कि मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ उतनी मेहनत आप भी कर लीजिए, तो बैलेंस में रहेगी बात। अगर मैं ही मेहनत करता रहूं, आप मेहनत ना करें, या आप बहुत मेहनत करते रहे मैं ना करूं, तो ऐसे में चीजें नहीं चल पाएंगी। और जो भी चीजें आज हम समझ रहे हैं ये आज ही के लिए नहीं, आने वाले इन फ्यूचर आप कभी भी आगे जाएंगे, किसी भी कंपटीशन में बैठ जाइए, किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, ये सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना ही है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको फिर से वापस आना पड़ेगा, 9 to 12 एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। बिना इसको पढ़े आप वापस किसी भी एग्जाम के लिए अपना बेस नहीं तैयार कर सकते। तो अगर आपको बेस तैयार करना है तो आज मेहनत कर लीजिए, कल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं एनसीईआरटी में जो भी चीजें पढ़ा रहा हूँ आपको टू द फैक्ट है, और एनसीईआरटी की मूल टेक्स्ट बुक से है, किसी गाइड या किसी हेल्पिंग बुक से नहीं है। जो एनसीईआरटी का मेन टेक्स्ट बुक है मैं उसी से आपको चीजें दे रहा हूँ। तो अभी हम ये जो हमारा चैप्टर है 4th, जिसका नाम है 3 वर्ग, इसको पढ़ रहे हैं। अब इसमें हमने सिलेबस को समझा है, इस पाठ्यक्रम के बारे में क्या चीजें होनी चाहिए, एक कॉन्सेप्ट जो डेवलप होना चाहिए किसी चीज को समझने से पहले, वो हमने यहाँ पर डेवलप किया है। एक बार में नहीं, 2 बार में समझ में आता है। इस वीडियो को आप 2 बार देख लीजिए, ठीक है, समझ में आ जाए, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि आपको ये चैप्टर क्या बताना चाहता है। जैसे कई बार हम होते हैं कि अपनी बात कहना चाहते हैं लेकिन हमारे पास वर्ड्स नहीं होते, तो अगर हम उसी बात को बार बार रिपीट करें तो एक बार एक लाइन हमको मिल जाती है कि हाँ मुझे अब ये फाइनल है कि ये लाइन मुझे कहनी है, सामने वाला समझ जाएगा। तो यही है प्रयास कि इस चैप्टर में क्या हम आपको बताना चाहते हैं, या चैप्टर क्या आपको बताना चाहता है, ये कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाए आपके मन में, उसके बाद तो चीजें आसान हो जाती हैं। पहले परिचय पत्र इसका समझ लीजिए, तो बाकी आप उसके बारे में आइडिया लगा लेंगे कि क्या होगा कैसे होगा। ठीक है, तो बच्चों आप लोग देखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।